जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो इस बार जो है फिजिक्स का पेपर तो अब खत्म हो चुका है। इस फिजिक्स के पेपर 2024 का जो फिजिक्स का पेपर हुआ है उसी का ये जो है आपका सलूशन है। ध्यान से देखेंगे जो है आपका इस बार तो जो है फिजिक्स का पेपर ही थोड़ा सा जो है बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के जो है आपको पेपर देखने को मिला होगा। फिजिक्स के पेपर में थोड़ा सा क्रिएटिव टाइप के प्रॉब्लम थे। सभी जो है आपके प्रॉब्लम बहुत ही इजी टाइप में थे, लेकिन क्या थे, पहले थिंकिंग पावर थे उसमें क्रिएटिव माइंड वाला जो है आपका बच्चा जो होगा वो सारे प्रॉब्लम बहुत इजी वे में कर लिया होगा। लेकिन जो भी थोड़ा सा जो है ये होंगे कि जो है केवल फैक्ट उनको चाहिए कि हाँ इसका ये सही, इसका ये सही, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई होगी। लेकिन जो आपका क्रिएटिव माइंड वाला थोड़ा सा फार्मूलों को अगर वो घुमाना जानता होगा वो सारा कर लिया होगा, वो जो A to Z कर लेंगे। और इस बार जो है आपका न्यूमेरिकल जो है मैक्सिमम देखने को मिला। जो है पहले बार होता था कि 35 नंबर का जो थ्योरी आता था 35 नंबर का जो है न्यूमेरिकल पूछता था। इस बार जो है मैक्सिमम न्यूमेरिकल पूछ दिया। तो जो न्यूमेरिकल से जो बच्चे पहले डरते थे वो उनको जो है अब सोचना चाहिए कि हाँ न्यूमेरिकल, जब तक फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं पढ़ेंगे तब तक फिजिक्स का मतलब ही नहीं रह गया। तो हमने तो जो है आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व कराते थे। लेकिन जो है आप जब न्यूमेरिकल, जब थोड़ा सा न्यूमेरिकल का जब लेवल बढ़ता था, न्यूमेरिकल ज़्यादा होता था, तो आप भी कहते थे अरे सर अब आगे बढ़िए, अगला टॉपिक आइए, अगला टॉपिक बताइए, अगला टॉपिक बताइए। तो इसलिए जो है आप ध्यान दीजिए, कभी भी आप साइंस ग्रुप से अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो न्यूमेरिकल पर विशेष फोकस दें। अगर न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करते हैं तो फिजिक्स का कोई मतलब ही नहीं रह गया। देख लिया आपके सामने जो पेपर आया, आपने खुद एनालिसिस कर लिए होंगे कि हाँ जो है आपका किस लेवल का जो है इस बार पूरा जो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा पैटर्न ने बदल दिया। यानी कि जो है आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल डाल दिया। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उसको शांति दिमाग से थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड से अगर सोचे होंगे तो सारे प्रॉब्लम इजी हुआ और सारे प्रॉब्लम जो है आपको जो है सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए देखते हैं, पहले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये 2024 का पेपर है, सेक्शन ए का प्रॉब्लम है। ध्यान से देखें क्या कह रहा है आपका। द इलेक्ट्रिक चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम। द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर ये सराउंडिंग द टोटल चार्ज इज 10 वोल्ट मीटर। The flux over the sphere of radius 4 centimeter will be। ये सीधे सीधे आपका गॉस थ्योरम का जो हमने आपको एप्लीकेशन पढ़ाए थे, गॉस थ्योरम के जो है आपका पहले जो है गॉस थ्योरम के बारे में बताए थे, फिर उससे जो है कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखवाए होंगे, उसी नोट से ये प्रॉब्लम आया हुआ है। ध्यान से देखिए जगह ये क्या कह रहा है। ये जो है आपका क्या कह रहा है इसके बारे में सोचेंगे। कह रहा है जो है आपका कि ये जो है आपका हमने गॉस थ्योरम आपको क्या पढ़ाए थे कि ये जो है आपका कोई भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू होता है, क्लोज सरफेस जो होता है आपका ई डॉट क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए होता है। इसी की वैल्यू हम लोग लिखते हैं क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही आपका गॉस थ्योरम कहता था कि जो है आपका ये बता रहा है कि क्लोज सरफेस है ई डॉट डी ए। ई जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और डी ए जो है आपका जो है एरिया वेक्टर है। तो ये इन दोनों का जो है हमने जो ये प्रोडक्ट कराया तो जो है आपका इसका जो रिजल्ट निकला जो आता है ये टोटल जो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल करके आ जाता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना होता है, यही होता है। अब उसके बाद से तो जो है आपका ये हमने ये फार्मूला होता है, यही आपका गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ध्यान से देखिएगा। तो ये हमने एक नोट में लिखवाए थे कि जो है आपका कि कोई भी अगर क्लोज सरफेस है तो वह जो होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो उस सरफेस के अंदर यानी कि उस 3D के अंदर, 3D के लिए ही आपका जो है गॉस थ्योरम डिफाइंड ही था। तो कोई अगर आपका जो है क्लोज सरफेस है तो उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज अगर क्यू रखा गया है तो उससे जो निकलने वाली फ्लक्स होगी, निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई ई की जो वैल्यू होगी क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। तो अब जो है हमने बताए थे कि जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वह जो होता है आपके जो उस फिगर के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है।
शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। इंपॉर्टेंट नोट नंबर 2 में हमने लिखवाए हैं, तो ये ध्यान से देखना। तो ये जो है आपका ये जो पहले एक सरफेस है जिसकी रेडियस कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 हो गया। तो इस वाले सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा उतना ही जो है आपका इस वाले सरफेस से भी उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, जिसकी रेडियस जो है आपकी 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर ही दिया है, जिसकी रेडियस जो है आपकी 4 सेंटीमीटर है, उससे भी फ्लक्स उतना ही पास करेगा जितने 2 सेंटीमीटर वाले जो है आपके सरफेस से जो है आपका फ्लक्स पास कर रहा था। तो 2 सेंटीमीटर वाले सरफेस से कितना फ्लक्स जो है आपका पास कर रहा है 10 वोल्ट मीटर। ये बताओ, जब दो सेंटीमीटर वाले सरफेस इतना, तो उसी आपके 4 सेंटीमीटर वाले जो सरफेस है उससे भी फ्लक्स हमारा उतना ही पास करेगा, कितना 10 वोल्ट मीटर। यानी देखो और ट्रिक लगा वाला प्रॉब्लम है, यानी जो इंपॉर्टेंट नोट को ध्यान में रखा होगा कि हाँ जो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो जो आपके शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है, वो जो है आपके टोटल चार्ज पर डिपेंड करता है कि उस स्फीयर के अंदर, क्लोज लूप के अंदर कितना चार्ज रखा गया है। तो क्लोज लूप के अंदर तो जो है आपका चार्ज तो उतना ही है, क्यों, बस इसका रेडियस बदल दिया और रेडियस बदल करके 4 सेंटीमीटर कर दिया। ये बताओ जो है आपका फ्लक्स में कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले जितना फ्लक्स निकलता था, तो पहले फ्लक्स कितना निकलता था 10 वोल्ट मीटर, तो पहले फ्लक्स 10 वोल्ट मीटर, तो अभी भी कितना निकलेगा 10 वोल्ट मीटर ही निकलेगा। यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। ये तो देखो ट्रिक लगा वाला है। अब मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, यानी कि एक मूविंग चार्ज है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो मूविंग चार्ज है तो जो है आपका जो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और मूविंग है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बोथ, यानी कि आपका ये दोनों आंसर सही होगा। यानी कि जो है आपका यहाँ बोथ होगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा मूविंग चार्ज पार्टिकल। थर्ड नंबर पर आइए, ये जो है आपका यहाँ ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से प्रॉब्लम पूछा है। कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू अ वैक्यूम डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन दिस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का है। इलेक्ट्रिक ई नॉट क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी नॉट जो होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो है आपका ये दोनों मैग्नीट्यूड है। इसके लिए हमने आपको प्रॉब्लम कराए थे, फार्मूला लिखवाए हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या फार्मूला था, हमने आपको फार्मूला लिखवाए होंगे। ये जो होगा आपका C बराबर ई नॉट, C बराबर ई नॉट अपान बी नॉट, C बराबर ई नॉट अपान बी नॉट। इसी C को जो है हम लोग चाहे तो इस C को जो है C के जगह पर, इस C के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं भी कितना, C के जगह पर जो है आपका ओमेगा अपान के, C के जगह पर क्या होता है ओमेगा अपान के, तो ये हो जाएगा ई नॉट अपान बी नॉट। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका बी नॉट इंटू ओमेगा, और क्या हो जाएगा ई नॉट इंटू के। या इसी ऐसा देखिए प्रॉब्लम कहीं मिल रहा है क्या, बी नॉट इंटू ओमेगा, तो बी नॉट इंटू ओमेगा ई नॉट इंटू के, यानी पहला ही आंसर सही है। ध्यान देखिए, ये जो होती है C की वैल्यू होती है, हमने लिखवाए थे आपको V बराबर जो है ओमेगा अपान के, यानी कि जो है V जो है वेलोसिटी बराबर स्पीड बराबर ओमेगा अपान के जो होता है वेव नंबर होता है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो V बराबर ओमेगा अपान के। तो यहाँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है आपके स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, तो इस V को हटा दो ना, तो V की जगह पर तुम क्या लिख दो, C लिख दो, तो C बराबर ओमेगा अपान के, तो C की जगह पर ओमेगा अपान के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ऑप्शन नंबर कौन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, अब चलते हैं अगला चौथे नंबर प्रॉब्लम देखें। ठीक है, चौथा नंबर जो है आपको प्रॉब्लम क्या कर रहा है, इस तरह इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराए थे, इस जो फार्मूले को हमने कई बार लिख चुके हैं। ध्यान से देखिए, आपके फोर्थ नंबर प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि a double convex lens is made of a material having a refractive index 1.2, यानी कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.2 दिया है। बोथ कह रहा है कि बोथ द सरफेस ऑफ लेंस आर कन्वेक्स, ये दोनों जो लेंस है सरफेस इसका जो है वह कन्वेक्स लेंस है। इफ इट इज द डिप्ड इनटू अ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
1.3, यानी एक ऐसे वाटर में उसको जो है इमर्ज किया जा रहा है जिस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। तो कह रहा है कि इट विल बिहेव्स लाइक, तो ये लेंस किस तरीके से बिहेव करेगा जब 1.33 जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले वाटर में इसको जो इमर्ज करोगे, जब उसमें डुबाओगे तो ये लेंस किस तरीके का बिहेव करेगा। तो आपको बताना है, ध्यान से देखेंगे ये कैसे लगेगा। इसके लिए जो है हमने तो एक तो सीधे सीधे जो है आपका इसका जो है हमने ये फोकल लेंथ का जो है आपका फोकल लेंथ किस पर डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर किस तरीके से डिपेंड करती है, ये इसके लिए जो है हम नोट लिखवाए होंगे कि अगर जो है आपका ANL का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, अगर यह जो है आपका ज्यादा है किससे, ANG से, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो अगर लिक्विड वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और आपका लेंस वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो ऐसे लिक्विड में जब उस लेंस को इमर्ज करोगे, डुबोगे, तो उस लेंस की नेचर बदल जाती है, यानी उसकी जो नेचर बदल जाएगी, यानी कि जो वो अगर कन्वेक्स है तो कनकेव की तरह से बिहेव करेगा, कनकेव है तो कन्वेक्स की तरह से बिहेव करेगा। तो ये बताओ यहाँ पर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.33, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.2, यानी लिक्विड वाला ज्यादा है 1.33 है, किससे जो है आपका जो है ये ग्लास से 1. जो है आपका 1.2। तो ये बताओ जब ये जब इस तरीके से जब आपका इस जो कंडीशन में रखेंगे तो उसकी जो है आपकी नेचर बदल जाती है। अदरवाइज तुम इस डायरेक्ट फार्मूला पर भी रख निकाल सकते हो, फोकल लेंथ इन लिक्विड इज इक्वल टू होता है या फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू फार्मूला होता है आपका ANG-1 अपॉन LNG-1। इस फार्मूले पर रख करके निकालोगे तो यहाँ फोकल लेंथ तुम्हारी नेगेटिव आ जाएगी, और जब फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी इसका मतलब कि वह जो है आपका कनकेव लेंस की तरह से बिहेव करेगा। तो कनकेव लेंस को ही दूसरा नाम क्या हो देते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव का दूसरा नाम क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, यानी कि यह अपसारीय लेंस की तरह से बिहेव करेगा। और आपका कन्वेक्स को क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं। कन्वर्जेंट, तो ये कन्वर्जेंट तो होगा नहीं, क्योंकि जो है ये पहले ये लेंस के बारे में बता चुका है कि ये कन्वेक्स है, और जब कन्वेक्स है तो जब ऐसे लिक्विड में डालोगे तो वो बन जाएगा कनकेव, यानी कनकेव कहने का मतलब कि डाइवर्जेंट लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। इस फार्मूले पर रख करके निकालोगे तो फोकल लेंथ निगेटिव आ जाएगी, और जब फोकल लेंथ निगेटिव आएगी इसका मतलब वह लेंस जो कन्वेक्स है वो आप किसमें जो है आपका कन्वर्ट हो गया, जो है कनकेव में। कनकेव को क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट लेंस कहते हैं। ध्यान से देखें, ये 5वें नंबर के प्रॉब्लम पर आते हैं, तो ध्यान से देखें। इस तरीके से जो है आप प्रॉब्लम जो है अगर अच्छे से थोड़ा सा थिंकिंग पावर होगी आपको करने का, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे लेवल के जो प्रॉब्लम थे आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। लेकिन अगर सोचेंगे कि नहीं जो है देखो और उड़ा दो तो नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सोचने वाले प्रॉब्लम थे सभी सभी। 5वें नंबर पर देखें, द इक्वेशन E बराबर PC, यहाँ पे लिखा है E बराबर P इंटू सी। P जो है आपका जो है मोमेंटम है, C जो है आपका स्पीड ऑफ लाइट है, E जो है आपका इलेक्ट्रिक है। ये जो है अब ये जो है ये इक्वेशन जो है पूछ रहा है किसके लिए वैलिड है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज फोटान। फोटान और इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए वैलिड है। फॉर इलेक्ट्रॉन बट नॉट फोटान, केवल इलेक्ट्रॉन के लिए, फोटान के लिए नहीं है। तीसरा जो है कह रहा है फॉर फोटान बट नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी फोटान के लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए जो नहीं है। तो ये फार्मूला किसके लिए वैलिड है, तो ध्यान से देखो। एक आपको जो है ये जो प्रॉब्लम था 5th नंबर वाला E बराबर PC, ये पूछ रहा है किसके लिए ये वैलिड है। ये जो है आपका एक इक्वेशन है जो थोड़ा सा हायर क्लास में आपको पढ़ाया जाता है। कौन सा इक्वेशन है, E स्क्वायर बराबर होता है आपका P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M नॉट का स्क्वायर C का पावर 4। ये एक इक्वेशन होता है। ये जो है आपको इक्वेशन मिलेगा हायर क्लास में, लेकिन जो है इसी का जो एप्लीकेशन यहाँ पूछ लिया है। ये यम नॉट क्या है, वेयर यम नॉट इज रेस्ट मास ऑफ फोटान। ये जो है आप फोटान का जो है आपका रेस्ट मास है। अब ध्यान से देखिएगा, और ये फोटान का जो रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास ऑफ फोटान जो होता है, यम नॉट की वैल्यू होती है वह 0 होती है,
यानी कि जो है आपका रेस्ट मास जो होती है फोटान की वो क्या होती है, 0 होती है। तो ये बता जो है आपका ये ई स्क्वायर, जब फोटान यह नॉट 0 हो गया तो यहाँ रखोगे तो ये तो 0 कर देगा, तो बस बचेगा क्या, पी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब स्क्वायर दोनों तरफ से हट गया तो ई बराबर क्या आ गया, पी सी। लेकिन ये वैलिड है ओनली फॉर फोटान, ओनली फॉर फोटान, ये केवल आपके फोटान के लिए ही वैलिड है। तो यहाँ कहीं ऑप्शन में मिल रहा है फोटान, यानी कि ये थर्ड ऑप्शन सही है, फॉर द फोटान बट नॉट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला सत्य नहीं है, ई बराबर पीसी, ई बराबर जो पीसी है ये आपके इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है, केवल फोटान के लिए है। इलेक्ट्रॉन के लिए कहोगे तो ये जो है आप वैलिड है, लेकिन जो ई बराबर पीसी है ओनली फॉर फोटान, क्योंकि फोटान का रेस्ट मास 0 होता है, 0 यहाँ भरोगे तो ई बराबर आ जाएगा पीसी। तो ये केवल फोटान के लिए है, न कि इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यानी यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये जो था आपके 5 प्रॉब्लम थे। एक प्रॉब्लम इसमें और पूछा हुआ था, इसमें जो है आपका एक प्रॉब्लम और था, इसमें एक प्रॉब्लम और था कि जो है आपका पूछा था कि जो है वो मुझे स्पेस नहीं मिल पाया इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाया। एक प्रॉब्लम और था, उसमें जो है आपसे पूछा था कि जो है आपका कोई भी अगर जो है पीएन जंक्शन डायोड है, तो पीएन जंक्शन डायोड में जो है कह रहा था कि जो है आपका डिफ्यूजन करंट जो थी ड्रिफ्ट करंट से मैग्नीट्यूड में ज्यादा है। तो ये बताना था कि पीएन जंक्शन डायोड जो है किस क्रम में जोड़ा गया है, फॉरवर्ड बायसिंग है कि रिवर्स बायसिंग है कि जो है आपके दोनों है कि क्या है। तो उसका आंसर होगा फॉरवर्ड बायसिंग, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में जो होती है कि जो है आपका जो डिफ्यूजन करंट की जो वैल्यू होगी वो आपके ड्रिफ्ट करंट से ज्यादा होगी। और डिफ्यूजन करंट हमने बताया था कि डिफ्यूजन करंट क्या होती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट फ्लो करती है उसी को डिफ्यूजन करंट कहते हैं। तो डिफ्यूजन करंट की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है किससे, ड्रिफ्ट करंट से। ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, पीएन टाइप पढ़े रहेंगे ना, ये जो है आपका ये जो है आपका इधर जो है आपका पी टाइप एन टाइप, जब इसको बैटरी के प्लस से इसको बैटरी के माइनस से जब जोड़ते हैं तो इसमें जो है आपके इधर जो एक करंट फ्लो करती है जिसको हम लोग डिफ्यूजन करंट कहते हैं, और एक इसके अपोजिट में एक इधर करंट फ्लो करती है जिसको हम लोग ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। तो ये जो आपके ड्रिफ्ट करंट की जो वैल्यू होती है फॉरवर्ड बायसिंग के लिए, फॉरवर्ड बायस में, तो जब आपका फॉरवर्ड बायसिंग करोगे तो फॉरवर्ड बायस में जो होगा आपका क्या होता है कि आपकी जो डिफ्यूजन करंट होती है वह आपकी ज्यादा होती है किससे, तो ये जो है आपके ड्रिफ्ट करंट से। तो डिफ्यूजन करंट की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, ड्रिफ्ट करंट से। तो लेकिन किस कंडीशन में, फॉरवर्ड बायसिंग में। तो इसका आंसर जो होगा फॉरवर्ड बायस होगा। तो इसका भी याद रखिएगा, इसी में आपका जो है पूछा हुआ था कि ये किस क्रम में जुड़ेगा। तो ये जो जब डिफ्यूजन करंट ज्यादा होगी ड्रिफ्ट करंट से, इसका मतलब कि वो जो पीएन जंक्शन डायोड है वो जो है आपका फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। तो इसका आंसर जो होगा फॉरवर्ड बायसिंग होगा। तो ये जो आपके प्रॉब्लम थे जो है आपके 2024 के पेपर जो है फिजिक्स का जो पेपर सोल्यूशन था, सेक्शन ए का पार्ट था। सेक्शन बी सेक्शन सी जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ये जो है आपको वीडियो कैसे लगा, इसमें आपके कितने प्रॉब्लम सही थे कमेंट में जरूर लिख करके बताएं कि हाँ सर हमारा इतना प्रॉब्लम सही था, 5 में से जो 6 प्रॉब्लम था, 6 में से कितना प्रॉब्लम सही है जरूर बताएं। सबका जो है हमने जो है कमेंट देखेंगे कि किसका कितना सही हो रहा है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।